ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग थ्री इवेंट्स। तो जैसे हमने एडिशन थ्योरम में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसी तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पे चर्चा करेंगे। इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी कहते हैं। तो बेसिकली है क्या चीज ये, जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके का है ये। तो सेट थ्योरी में आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट्स, यही सारे रूल्स प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो जो भी रिजल्ट्स आपने सेट थ्योरी में पढ़े हैं वो प्रोबेबिलिटी में भी उसी तरीके से लागू होंगे। अब जो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, ये आता कहाँ से है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, या हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें मैं लिखना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेसिकली इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक इवेंट हो जाए तीनों में से, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और वेन डायग्राम में बात करें तो ये रीजन हम लोग शेड करना चाहते हैं वन टाइम, विच विल टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सो फॉर दिस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन एट अ टाइम से। सो वी राइट वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस गिव्स अस वन एट अ टाइम। अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होगा वन एट अ टाइम का, वन एट अ टाइम का मतलब होगा ये रीजन एक बार शेड होगा, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये पी ए हमने जब लिखा था तो बेसिकली ये रीजन हम लोग एक बार शेड कर रहे थे। जब हम पी बी लिख रहे हैं तो बेसिकली ये सारा रीजन शेड हो रहा है। ओके, एंड पी सी का मतलब है ये सारा रीजन शेड हो रहा है एक बार। नाउ द पॉइंट हियर इज, हम लोग रीजन शेड करना चाहते थे एक बार, तो कुछ रीजन्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स शेड हो गए। जैसे हम लोग लिख रहे थे पी ए, तो ये रीजन एक बार शेड हुआ। अच्छा, ये रीजन का मतलब वेन एवर आई से दिस रीजन, तो इसका मतलब आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आप लोग इसको पी ऑफ ए लिखते हो, तो ये पी ऑफ ए नहीं है। इस रीजन का मतलब होता है ए के अंदर एंड बी के बाहर एंड सी के बाहर। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब एक्चुअली है दिस रीजन। जब मतलब मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है आप नियरेस्ट बाउंड्री तक जितना शेड कर सकते हो आप सिर्फ वहां तक करते हो, नियरेस्ट बाउंड्री तक। ठीक, सो ये कॉन्सेप्ट है। नियरेस्ट बाउंड्री मतलब क्या होगा, ये रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ए सर्कल के अंदर, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सर्कल के अंदर नहीं है, मतलब बी सर्कल के बाहर है, और सी सर्कल के भी बाहर है। तो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो रीजन है, ये रीजन एक बार शेड हुआ, सिमिलरली ये वाला रीजन एक बार, सिमिलरली ये वाला। व्हाट अबाउट दिस रीजन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट मार्कर भी चला था और पर्पल मार्कर भी चला था। कलर कोड में हम अगर बात करें तो ये रीजन दो बार शेड हुआ है, ये रीजन भी दो बार। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ये रीजन की, मतलब मैं सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ओके, नियरेस्ट बाउंड्री तक आप शेड करेंगे। सो ये रीजन भी दो बार शेड हुआ है, और सेंट्रल वाला जो रीजन है वो तीन बार शेड हो गया। अब बिकॉज इन द बिगर पिक्चर हम लोग हर रीजन एक एक बार शेड करना चाहते थे, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा वाली चीज को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, और वो हम लोग करते हैं टू एट अ टाइम को सब्ट्रैक्ट करके। सो वी सब्ट्रैक्ट टू एट अ टाइम। सो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, दो दो के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये वाला रीजन जो दो बार शेड हो गया था अब वो वन बार शेड हो गया है। तो दिस रीजन बिकम्स वन टाइम, दिस रीजन ऑल्सो बिकम्स वन टाइम, एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये रीजन भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया सी इंटरसेक्शन ए की वजह से। थिंक अबाउट द सेंट्रल रीजन, जो ये सेंट्रल वाला रीजन है, ये ए इंटरसेक्शन बी लिखते वक्त भी सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, बी इंटरसेक्शन सी लिखते वक्त भी सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, और सी इंटरसेक्शन ए लिखते हुए भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि तीनों में आता है। सो ये अब बेसिकली जीरो टाइम्स हो गया है। बट हम एक बार तो लिखना चाहते ही है ना इसको। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी एड फाइनली वी एड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इन शॉर्ट, ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्यों, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड वन एट अ टाइम, देन वी हैव एक्सक्लूडेड टू एट अ टाइम,
देन वी हैव इंक्लूडेड 3 एट अ टाइम। ऐसा ही आप लोग 4 इवेंट्स, 5 इवेंट्स, 10 इवेंट्स या n नंबर ऑफ सेट्स के लिए लिख सकते हैं। तो अगर मुझे n नंबर ऑफ सेट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, I will include 1 at a time, then I will exclude 2 at a time, then I will include 3 at a time, then I will exclude 4 at a time, और ये चलता जाएगा up to n at a time। क्योंकि हम लोग 3 सेट्स पे बात कर रहे हैं तो हम लोग 3 एट अ टाइम पे जाके रुक गए। इनफैक्ट आप इसी से समझ सकते हो कि जो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी होती है, जो A यूनियन B की हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, वो हम लोग जो लिखते हैं वो भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही है। हम लोग पहले 1 एट अ टाइम को इंक्लूड करते हैं, मतलब हमने प्लस में लिखा है PA प्लस PB, फिर हम लोग 2 एट अ टाइम को एक्सक्लूड करते हैं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन B, तो बस खत्म। क्योंकि 2 सेट्स थे तो 2 एट अ टाइम पे जाके कहानी खत्म हो गई। तो ऐसे ही ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइंस के साथ चलता जाता है, इसी को इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। और अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया है वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट में, तो आप लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी खुद ही डिराइव कर सकते हैं, बस आपको इनका मीनिंग समझना है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज जो मैं बोल रहा था कि इवन का मतलब है एग्जैक्टली वन, अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट। एग्जैक्टली वन का मतलब ए सर्कल के अंदर है, ये रीजन ए सर्कल के अंदर है तो बी और सी के बाहर है। ये बी अकर कर रहा है तो सी और ए नहीं कर रहा, और ये सी है और ए और बी नहीं है। तो सर्कल के अंदर मतलब उस इवेंट को अकर करवाना, और सर्कल के बाहर मतलब उस इवेंट का नॉन अकरेंस। तो इसी को ए और ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं सेट थ्योरी में। तो ये E1 वाला रीजन है जो हमने शेड किया है। सिमिलरली एक E2 वाला रीजन होता है। E2 मतलब एग्जैक्टली E2, मतलब 2 सर्कल के अंदर और तीसरे के बाहर। तो ये हो गया A B के अंदर C के बाहर, ये होता है C और B के अंदर A के बाहर, और ये B और C के अंदर A के बाहर। इस तरीके से सोचना आप चालू करो। 3 केसेस होते हैं E1 के, 3 केसेस होते हैं E2 के। कितने हुए, 3 और 3 6 केसेस। फिर एक होता है E3 वाला केस। E3 का मतलब ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 3, मतलब सारे के सारे इवेंट अकर कर जाएं। ये बीच वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये होता है 7वां केस। और 8वां केस होता है अकरेंस ऑफ नन ऑफ द इवेंट्स विच इज द आउटर रीजन, ये जो यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस के अंदर है और तीनों सर्कल्स के बाहर है। दिस इज कॉल्ड अकरेंस ऑफ, मतलब नॉन अकरेंस ऑफ ऑल द थ्री, ऐसा कह सकते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको ये खेल समझ में आ गया तो आप लोग लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन अपीयरिंग। तो एग्जैक्टली वन में हमने क्या किया, वी हैव इंक्लूडेड 1 एट अ टाइम, हमने 1 एट अ टाइम इंक्लूड किया। तो हर रीजन कितनी कितनी बार आ गया आप लोग समझिए, जो अभी डेरिवेशन किया था, ये रीजन एक बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया, ये 2 बार, 2 बार, 2 बार, और ये 3 बार। तो जो 2 बार आ गए हैं वो हम चाहते ही नहीं है लिखना, तो इसलिए हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये 2 बार वाले कैंसिल हो गए होंगे, ये 2 बार वाले 0 हो गए। अब बीच वाला जो है वो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 2 तो ये जो +3 था वो 2 बार सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो वो इवेंचुअली 2 बार सब्ट्रैक्ट करने पे वो इवेंचुअली -3 बन गया, और हम इसको एक बार भी लिखना नहीं चाहते, इसलिए हम 3 टाइम्स ABC ऐड कर देते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन बन जाता है सेकंड वाले का। वेन डायग्राम से प्रूफ कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। ऑल दीज फॉर्मूलाज आर बेसिकली वेन डायग्राम इटसेल्फ। और थर्ड वाला भी आप समझिए, एग्जैक्टली 2, अगर मैं ये रीजन शेड करना चाहता हूँ, ये एग्जैक्टली 2 वाला, तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 एट अ टाइम से, क्योंकि मैं E2 लिखना चाहता हूँ। तो 2 एट अ टाइम लिखने से क्या हुआ, ये रीजन एक एक बार तो लिखा गया, सेंट्रल वाला रीजन भी 3 टाइम्स लिख गया, और हम इसको एक बार भी नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए वी सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स ऑफ ABC। और एटलीस्ट 2 अकरिंग, जो एटलीस्ट 2 अकरिंग है इसका मतलब हो जाएगा कम से कम 2, मतलब एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3। तो इसका मतलब हम बीच वाला एरिया भी एक बार लिखना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, हम लोग 2 एट अ टाइम लिखते हैं। तो 2 एट अ टाइम लिखने से सेंट्रल वाला रीजन 3 बार आ गया होगा, तो हम एक बार तो लिखना चाहते ही थे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम उसको 3 बार सब्ट्रैक्ट करने के बजाय 2 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। या फिर ऐसा बोल दीजिए आप कि सर थर्ड रिजल्ट में अगर हम ऐड कर देते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये अपना E2 और E3 ऐड होके अपना फोर्थ रिजल्ट बन जाएगा। सो ऑल दीज थ्योरी इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ओके, सो हम लोग आगे बात करते हैं जो हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है उस पे कुछ क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आपने सेट थ्योरी के टाइम पे किए होंगे, उसी का एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा और उसी का प्रोबेबिलिटी वाला वर्जन है। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। सो देर आर 3 क्लब्स A B and C in a town with 40, 50 and 60 members respectively.
10 पीपल आर मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 क्लब्स। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 10 लोग हैं। 70 मेंबर्स आर इन ओनली वन क्लब। अब ये वन क्लब का मतलब क्या है, इसे हम लोग इवन कहते हैं, एग्जैक्टली वन सेट में होने वाले लोग। A member is randomly selected. Find the probability that he had membership of exactly two clubs. Exactly two clubs का मतलब क्या है, इसे हम लोग E2 कहते हैं। E2 मतलब exactly दो सेट में होने चाहिए, तीसरे में नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम में यहाँ पे 3 सर्कल्स रहेंगे हमारे पास, विच विल डिनोट क्लब ए बी एंड सी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हियर यू राइट 40, तो यहाँ पे 40 लिखना गलत है। क्यों? देखो 40 का मतलब एक्चुअली इस पूरे सर्कल में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे ए वाले सेट में 40 लोग हैं। एंड वेन एवर यू राइट समथिंग, जब आप यहाँ 40 लिखते हो तो यहाँ कुछ भी लिखने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नियरेस्ट बाउंड्री। हम लोग नियरेस्ट बाउंड्री तक जितना शेड कर सकते हैं उतना शेड करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, सो दिस मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, कि इसके नियरेस्ट बाउंड्री तक आप जितना शेड कर सकते हो वो चीज। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि ओवरलैपिंग वाला चीज जो है वो हमें परेशान नहीं कर पाता इस कॉन्सेप्ट से, इस नोटेशन से। आप लोग यहाँ 40 मत लिखिए, यहाँ पे हम लोग 40 लिखने की बजाय अंदर से स्टार्ट करेंगे। मैं हमेशा ऐसे प्रॉब्लम इनर मोस्ट जो कहते हैं इनर मोस्ट रीजन से स्टार्ट करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है, नहीं तो पूछा जाएगा। तो गिवन है तो आप लिख लो ये वाला रीजन, और नहीं गिवन तो आप अज्यूम कर लो, इसको कुछ पी क्यू आर से अज्यूम कर लेंगे। वी आर गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 10, तो हमने इनर मोस्ट रीजन को 10 से डिनोट किया है। अच्छा, एक एडवाइस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये जो E2 वाला रीजन है, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ग्रीन मार्कर से, ये रीजन जनरली गिवन नहीं होता है, यही पूछा जाता है या इसके आसपास चर्चा होती है। तो इसे मैं हमेशा एक्स वाई और जेड से डिनोट करना प्रेफर करता हूँ। आई शेड दिस रीजन बाय एक्स वाई एंड जेड। तो ये रीजन एक्स वाई जेड शेड हो गया। और एक और चीज आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, फिर इस लॉजिक से ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एक्स नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज दिस रीजन एंड दिस रीजन। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक्चुअली है एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं, ए इंटरसेक्शन बी है एक्स प्लस 10। तो ये पूरा एरिया एक्स प्लस 10 वाला जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी है वाई प्लस 10, और सिमिलरली जेड प्लस 10 जो होगा वो होगा सी इंटरसेक्शन ए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये रीजन शेड करना चालू करेंगे। तो दिस रीजन विल बी 40 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस जेड। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लेंगे, इस रीजन को हम लोग डिनोट कर लेंगे इससे, और इस रीजन को हम लोग डिनोट कर लेंगे 60 में से y z और 10 सब्ट्रैक्ट होगा। दिस इज हाउ वी कंप्लीट अवर वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, E1 का वैल्यू दे रखा है कि 70 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन क्लब में, मतलब ए के अंदर है और बी में और सी में नहीं है, या फिर बी के अंदर है सी और ए में नहीं है, या फिर सी में है ए और बी में नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको इक्वेट करके एक इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। एंड फॉर कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वी डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड से काम चल जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ मेंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली, हमें निकालना है ही हैड मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। तो अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 क्लब की मेंबरशिप वाले लोग, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। और टोटल केसेस क्या होंगे, टोटल केसेस मतलब वो एग्जैक्टली वन क्लब की भी मेंबरशिप रख सकता है, एग्जैक्टली 2 की भी रख सकता है, और एग्जैक्टली 3 की भी रख सकता है। तो इसलिए फेवरेबल अपॉन टोटल वाले लॉजिक से आवर आंसर विल बी 25 अपॉन 105, विच सिंप्लीफाइज टू 5 अपॉन 21। Second question is, three persons ABC independently fire at a target। इंडिपेंडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो अपना इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता था उसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी हिटिंग द टारगेट इज गिवन 1/6 1/4 एंड 1/3। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, फिर एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, और फिर कुछ तो भी एक स्टेटमेंट है कि इफ टारगेट इज हिट ओनली वंस देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द मैन ए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा आपका जो आपने पढ़ा था, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी रिवाइज होगा। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।
सो अगर आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, सो लेट अस डिस्कस इट। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। अच्छा, इसका वेन डायग्राम हल्का सा आप सोचिए, मतलब वेन डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, बट मैं आपको केसेस थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट का मतलब होता है कम से कम एक हिट कर दे। तो ये रीजन कौन सा है? ये रीजन E1 वाला जो रीजन होता है, दिस E1 रीजन मीन्स कि एग्जैक्टली वन पर्सन इज हिटिंग द टारगेट, बाकी के दो मिस कर रहे हैं। तो ये वो रीजन है जहां पे ए ने हिट किया, बी और सी ने मिस किया, बी ने हिट किया, सी और ए ने मिस किया, और सी ने हिट किया, बाकी ए और बी ने मिस किया। फिर एक रीजन होता है E2 वाला। E2 का मतलब है कि दो लोग हिट कर रहे हैं और तीसरा मिस कर रहा है। और ये E3 है जब तीनों हिट कर रहे हैं। और ये जो बाहर वाला रीजन होता है, जो ये तीनों सर्कल्स के बाहर वाला रीजन होता है, ये वो रीजन होता है जब कोई भी हिट नहीं कर रहा, सब मिस कर रहे हैं। तो ईट जीरो बोल सकते हैं हम इसे। एग्जैक्टली जीरो पीपल आर हिटिंग द टारगेट। अब गिवन दिस इन माइंड, आप कीपिंग दिस इन माइंड, आप लोग केसेस सोचिए। अगर मुझे निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, मतलब मैं बात कर रहा हूं E1 प्लस E2 प्लस E3 की, तो क्यों ना हम इसे उल्टा सोचें, रिवर्स सोचें, एंड दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, अनफेवरेबल काउंट कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। तो अनफेवरेबल क्या होगी? वन माइनस अनफेवरेबल। तो वन माइनस अनफेवरेबल का मतलब है ऑल ऑफ देम फेल, कोई भी हिट ना करे, तीनों टारगेट अपना अपना मिस कर दें। दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब कीप दिस इन माइंड कि हमें पता है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो इंडिविजुअल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट में ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और आपको एबीसी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या चाहिए हमें? एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। तो हम लोग केसेस में ब्रेक कर लेंगे कि ए हिट कर रहा है, बी और सी मिस कर रहे हैं, बी हिट कर रहा है, सी और ए मिस कर रहे हैं, और एक बार सी हिट कर रहा है, ए और बी मिस कर रहे हैं। अब बिकॉज इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हो। मतलब 1/6 से ए ने हिट किया, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 से बी ने मिस किया, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 से सी ने मिस किया। नंबर्स को समझिए। सेकेंड केस में 5/6 से ए ने मिस किया, 1/4 से बी ने हिट किया, और 2/3 से सी ने मिस किया। सिमिलरली ये तीसरा केस। तो फाइनल आंसर होगा 31/72। अच्छा, आप लोग ए पार्ट को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, पर उसमें क्या है ना, 7 केसेस बन जाते हैं। 7 केसेस हमने अभी वेन डायग्राम में शो किए थे। E1 के लिए 3 केसेस, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट। E2 के लिए 3 केसेस, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट। और E3 के लिए एक केस कि तीनों हिट कर जाएं। तो 7 केसेस को इकट्ठा, मतलब 7 केसेस को काउंट करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने वन माइनस अनफेवरेबल करके वो 8वां केस जो अपने फेवर में नहीं है उसको कैलकुलेट कर दिया। और हमें पता है टोटल जो सैंपल स्पेस है, टोटल यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। तो 1 में से उस एक केस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचे हुए 7 केसेस का अपने आप एडिशन मिल गया। सो वी ऑलवेज प्रेफर काउंटिंग द फ्यूअर थिंग्स। तो जो केसेस, अगर कभी कभी अनफेवरेबल केसेस काउंट करना आसान है, तो हम लोग इस तरीके से उल्टा जाते हैं, जैसा हमने ए पार्ट में किया। एंड सी पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिकॉल करो। क्या दिया है सी पार्ट में? बोला है इफ द टारगेट इज हिट ओनली वंस, मतलब ये इवेंट हो चुका है। सो गिवन दैट द टारगेट इज हिट ओनली वंस, वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम लोग सी पार्ट में क्या करना चाहते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट द टारगेट गिवन दैट, ये डिवाइड नहीं, गिवन दैट का सिंबल है, गिवन दैट टारगेट इज हिट ओनली वंस। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल हम कैसे करते थे? हम लोग डेफिनेशन यूज करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो भी लिखा है उसका इंटरसेक्शन ऊपर लिखा जाता है, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको एज इट इज हम लोग नीचे लिख लेते हैं। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत इजी है कैलकुलेट करना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बी पार्ट में हमने यही तो किया था। जो बी पार्ट में आपने कैलकुलेट किया, इट इज एक्चुअली द डिनोमिनेटर, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट ओनली वंस, दैट इज 31/72। और न्यूमरेटर जो है वो हमने
बी पार्ट सॉल्व करते वक्त जो पहला केस लिया था वही आपका पहला केस है कि एग्जैक्टली वन हिट करे और एंड साथ ही साथ ए भी हिट करे, मतलब ए ने हिट किया होगा और बी और सी ने मिस किया होगा। सो सी पार्ट का फाइनल आंसर होगा 6/31। कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, ये जो अपना क्वेश्चन है ये अभी रिसेंटली IIT जेईई मेन में आया हुआ है। एज इट इज तो नहीं, बट थोड़ा डेटा चेंज था, बट दिस क्वेश्चन हैज कम अप, सो कॉन्सेप्ट इज स्टिल इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, देन वी विल डिस्कस इट। सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 इवेंट्स आर गिवन, जिसके लिए हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन है। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी अकर की प्रोबेबिलिटी है P। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट बी और सी अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी है P। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट सी और ए अकर, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है P। तीनों इवेंट्स के साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर है। और कुछ बोला हुआ है कि एग्जॉस्टिव है। अब याद करो एग्जॉस्टिव का क्या होता था मतलब, एग्जॉस्टिव का सिंपल सा मतलब होता था अ सिस्टम इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ द यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस मतलब होता है यूनिवर्सल स्पेस। यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो हमें इन शॉर्ट बोला गया है तीनों सेट्स का यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अच्छा, अब तीनों सेट्स के जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। यहां पे अब एग्जैक्टली वन वाला चीज भी आप समझिए। जब दो सेट्स होते हैं हमें गिवन, ये सेट ए और ये सेट बी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स का मतलब क्या होता है? ए अकर करे तो बी ना करे, और अगर बी अकर करे तो ए ना करे। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ये एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स को लिखेंगे इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा लिखने से क्या होगा? अगर मैं सर्कल्स में डिनोट करूं तो मैंने ये रीजन एक बार शेड किया है, ये रीजन एक बार शेड किया है, और सेंट्रल वाला रीजन 2 बार शेड हो जाएगा। और क्योंकि मैं एग्जैक्टली वन लिखना चाहता हूं तो मैं सेंट्रल वाले रीजन को एक बार भी नहीं लिखना चाहता, दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट 2 टाइम्स। ठीक है, यही हमने डेरिवेशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में सीखा था। तो अगर आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है तो यहां आप एक ही बार सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप सेंट्रल वाला रीजन भी एक बार लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सेंट्रल वाला रीजन नहीं लेना चाहते, इसलिए हम लोग सिंपली वेन डायग्राम से ये डिराइव कर रहे हैं। वेन डायग्राम शोस ए प्लस बी माइनस 2ab इज एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिमिलरली एग्जैक्टली वन आउट ऑफ बी और सी में भी पता है हमें, और एग्जैक्टली वन आउट ऑफ सी और ए में भी पता है। तो यहाँ पे बेटा मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, ए का मतलब है एक्चुअली, मैं इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली ये ए बी का मतलब क्या है? ये ए बी का मतलब इज एक्चुअली आई एम मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी को शॉर्टकट में हम लोग प्रोबेबिलिटी को ए बी से डिनोट कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट अपने पास 3 इक्वेशंस हैं। सो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा? 2 times of probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A। सो ये इक्वल टू 3p होगा। अब जानी पहचाना सा एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में भी नजर आता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, एंड जस्ट यू हैव टू प्लग इन द नंबर्स। तो नंबर्स कैसे प्लग इन करेंगे हम? ये 1 एट ए टाइम माइनस 2 एट ए टाइम की वैल्यू, ये हमें पता है 3p/2 है यहाँ से, ये यहाँ से 3p/2 है। और ये जो 3 एट ए टाइम है इसकी वैल्यू p स्क्वायर है, तो इसके लिए हम p स्क्वायर प्लग इन करेंगे, वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकालेंगे। और क्योंकि p एक प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है तो इसकी हम वही वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे जो 0 से 1 के बीच में होगी। सिंस p denotes probability, so acceptable value of p will be only between 0 से लेके 1। इससे बाहर वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो दैट विल बी रिजेक्टेड। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी p इक्वल टू प्लस हाफ। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं बेस थ्योरम की। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन द चैप्टर है, और इस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो पक्का है बोर्ड एग्जाम्स IIT जेईई मेन IIT जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इस पे आप ध्यान से समझिएगा क्या है। तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा था, वो भी इसमें यूज होगा, और हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, वो भी इसमें रिकॉल होगा। तो बेस थ्योरम बेसिकली क्या कहता है? इफ एन इवेंट ए कैन अकर with one of the n mutually exclusive
एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हम लोग पहले अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं, ठीक है, आराम से समझते हैं। सबसे पहले अपने को चाहिए एक सिस्टम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी ये चीज आई थी। इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है तो उसके हम लोग पार्टीशंस कर लेते हैं। एक B1 पार्टीशन, हम लोग एक अलग से डायग्राम बना देते हैं, इजी सा हम समझते हैं। तो लेट से एक यूनिवर्सल सेट है, हम लोग उसके पार्टीशंस करते हैं। इस तरीके से हम लोग कुछ पार्टीशंस करते हैं। एक पार्टीशन का नाम B1 है, एक पार्टीशन का नाम B2 है, एक पार्टीशन का नाम B3 एंड सो ऑन। इस तरीके से n पार्टीशंस कर लिए। पार्टीशंस क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये इंश्योर करता है कि उनमें कोई कॉमन एरिया नहीं है, दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स। और एग्जॉस्टिव ये इंश्योर करता है कि कोई भी एरिया, सैंपल स्पेस का जो कोई भी एरिया है वो मिस ना हो जाए। मींस ईच एंड एवरी आउटकम विल बी एसोसिएटेड टू वन ऑफ द इवेंट्स, ये एग्जॉस्टिव इंश्योर करता है। एंड इट विल, एंड ईच आउटकम विल बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स B1 B2 B3। ये एक्सक्लूसिव एग्जैक्टली एक में ही क्यों होगा? क्योंकि कॉमन एरिया नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ प्रोबेबिलिटीज। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज थ्योरम में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते थे, इसको ब्रेक करके कॉमन एरिया, अगर आपको याद हो तो ए का इंटरसेक्शन B1 के साथ, ए का इंटरसेक्शन B2 के साथ, इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। अब बेस थ्योरम में क्या होता है? बेस थ्योरम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कवर करता है जिसमें वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम इवेंट B1 B2। यहां हम लोग B1 लेते हैं। तो B1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं बेस थ्योरम में। तो बेस थ्योरम में क्या होता है? बेस थ्योरम में आपको बता दिया जाता है कि एक इवेंट ए अकर कर चुका है, जिसके पास ऑप्शंस थे B1 के थ्रू अकर करने के, B2 के थ्रू अकर करने के, या BN के थ्रू अकर करने के। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, गिवन दैट ए इवेंट हो चुका है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू अकर किया होगा, मतलब B1 के थ्रू या B2 के थ्रू। तो ये कैलकुलेट करने को बोला जाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं अपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हमने ऐसे स्टार्ट किया था, ए को ब्रेक किया था, ए का B1 के साथ कॉमन एरिया ये, ए का B2 के साथ कॉमन एरिया ये, ए का B3 के साथ, ऐसे ए इवेंट का हर ऑप्शन के साथ एक कॉमन एरिया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होती है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट मैं मार्क कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चंस भी किए हमने। अब बेस थ्योरम में हमें पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ऑप्शन BI हुआ होगा गिवन दैट ए हो चुका है, इसका क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिकॉल करते हैं। हम लोग इसे क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो BI इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सबसे पहला काम हम करते हैं ये लिखते हैं, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो इस तरीके से। डिनोमिनेटर तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर तो हम लोग ऑलरेडी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज PA के बराबर होगी, ये हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सिखाता है। और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग फर्दर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो रिकॉल कीजिए हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के सवाल कैसे करते थे, उसी की मदद से ये होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, समझिए। बेस थ्योरम में यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। अगर आपके कंडीशनल थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। ऑल्दो दिस इज फॉर्मूला, दिस इज बेस थ्योरम का फॉर्मूला, बट मैं एडवाइस करूंगा आप इसको याद मत रखो। यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, ठीक। वाई आई एम सेइंग इट, ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको इस पूरी थ्योरी में अब तक अपने डिस्कशन में कुछ नहीं भी समझ में आया है, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल समझो, आपको फील आ जाएगी चल क्या रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो लेडी का बैग था। यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, और यही अपना पहला क्वेश्चन हम लोग बेस थ्योरम में रखते हैं। सो द प्रॉब्लम इज अ लेडी हैज अ बैग विच हैज 3 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। याद है ये क्वेश्चन किया था हमने। फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 रेड 2 पिंक लिपस्टिक, सेकंड कंपार्टमेंट में 2 रेड 3 पिंक लिपस्टिक,
थर्ड कंपार्टमेंट में 3 रेड एंड 4 पिंक लिपस्टिक्स। सेम कॉमन क्वेश्चन है अभी तक। शी रैंडमली ड्रॉज अ लिपस्टिक फ्रॉम द बैग, यहां तक के जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज पूरा सेम एज इट इज आया था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी। कहां तक के? यहां तक के। ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ये लैंग्वेज पूरी सेम थी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पूछा था इसके बाद हमने हमने पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन लिपस्टिक इज रेड। तो हमने ऑप्शंस के थ्रू किया था उसको। ठीक, अब यहाँ पे बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये कहता है कि इट इज नोन दैट द ड्रॉन लिपस्टिक इज रेड, कि वो जो लिपस्टिक निकाली गई है वो रेड है, ये हमें पता है, ये इवेंट अकर कर चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लिपस्टिक फर्स्ट कंपार्टमेंट से निकाला गया होगा। आया फर्क समझ में? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एक इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है जिसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और बेस थ्योरम में आपको बता दिया जाता है कि एक इवेंट ए अकर कर चुका है और पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू निकाला गया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। सो द सोल्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस। पहले तो ये स्ट्रक्चर वही कॉमन पुराना वाला स्ट्रक्चर, एक बैग है, उसमें 3 ऑप्शंस हैं, 3 कंपार्टमेंट्स हैं, C1 C2 C3, हर कंपार्टमेंट में कुछ रेड और कुछ पिंक लिपस्टिक्स हैं। ठीक है, अब गिवन दिस थिंग हमें कैलकुलेट क्या करना है, आप ये लिखना सीखो। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 गिवन दैट आर इवेंट हैज अकर्ड। अब ये आर और C1 का मतलब क्या लैंग्वेज में? C1 का मतलब है कंपार्टमेंट 1 इज चोजन, आर का मतलब है रेड लिपस्टिक इज ड्रॉन। ठीक है, आई रिपीट, C1 का मतलब है कंपार्टमेंट फर्स्ट इज चोजन, आर का मतलब है रेड लिपस्टिक इज ड्रॉन। तो ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। ठीक, जो भी मुझसे पूछा है लैंग्वेज में उसको मैं मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर रहा हूं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें क्या सिखाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें सिखाता है दोनों का जो ये गिवन दैट का सिंबल है, जिसको आप कभी कभी गलती से डिवाइड पढ़ते हो, तो गिवन दैट का जो सिंबल है इसके ऊपर और नीचे जो भी लिखा है उनका इंटरसेक्शन ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है, जो आर नीचे लिखा हुआ है, इसको नीचे लेते हैं हम लोग। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ conditional probability. So this thing can be written like this. अब न्यूमरेटर कैलकुलेट करना हमें आता है और डिनोमिनेटर भी हमें कैलकुलेट करना आता है। डिनोमिनेटर तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ही कैलकुलेट होता है। डिनोमिनेटर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड लिपस्टिक। तो उसके पास 3 ऑप्शन है। रेड लिपस्टिक हम लोग C1 कंपार्टमेंट से निकाल सकते हैं, कंपार्टमेंट 2 से निकाल सकते हैं, या फिर कंपार्टमेंट 3 से निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 इंटरसेक्शन R का मतलब क्या होगा कि हम लोग पहले कंपार्टमेंट 1 को सिलेक्ट करते हैं 1/3 प्रोबेबिलिटी से, और एक बार ये कंपार्टमेंट 1 सिलेक्ट हो गया फिर हम लोग रेड लिपस्टिक निकाल लेंगे 1/3 प्रोबेबिलिटी से। सिमिलरली डिनोमिनेटर आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट। सेकंड में क्या है? सेकंड में 1/3 प्रोबेबिलिटी से कंपार्टमेंट 2 सिलेक्ट हो रहा है। अब एक बार कंपार्टमेंट 2 सिलेक्ट हो चुका है, गिवन दैट दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसमें से रेड लिपस्टिक 2/5 से निकलेगी। क्यों? क्योंकि 2 रेड और 3 पिंक लिपस्टिक्स हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल वाले लॉजिक से 2/5। फिर ये जो है, ये थर्ड कंपार्टमेंट को हमने 1/3 से चूज किया, एंड गिवन दैट थर्ड कंपार्टमेंट चूज हो चुका है, तो 3/7 प्रोबेबिलिटी से रेड लिपस्टिक निकलेगा, बिकॉज 3 रेड एंड 4 पिंक है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल वाले लॉजिक से। तो ये पूरा कैलकुलेशन कैलकुलेट करेगा हमें अपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, विच विल इवेंचुअली बी 35/122। So the next problem is a company has 2 plants to manufacture televisions. तो एक कंपनी है, उसमें 2 प्लांट्स हैं जो टेलीविजन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट 1 70% ऑफ टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर करता है, प्लांट 2 30%। सो जो प्लांट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं टेलीविजन्स, प्लांट 1 जो है वो 80% की एक्यूरेसी से अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के टेलीविजन्स को मैन्युफैक्चर करता है, और प्लांट 2 90% के एक्यूरेसी से अपने स्टैंडर्ड क्वालिटी के मतलब एक्सेप्टेबल वाले जो टेलीविजन है वो मैन्युफैक्चर करता है। अब दोनों प्लांट्स ने मैन्युफैक्चर करके दे दिए हैं। अब जो टोटल टेलीविजन्स आए हैं निकल के उस प्लांट में से, उसमें से एक टेलीविजन को रैंडमली चूज़ किया गया है और उसको टेस्ट किया, तो पता चला कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो प्लांट 2 ने मैन्युफैक्चर किया होगा? तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्लियरली बेस थ्योरम का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट जो है वो अकर कर चुका है जिसके पास 2 ऑप्शंस थे, और ये बात पूछा गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड ऑप्शन के थ्रू, वो सेकंड प्लांट के थ्रू वो इवेंट अकर किया गया होगा।
ये बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर आप समझिए, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर रहता है। हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट होता ही है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज बेस थ्योरम, बट हम इसे रटेंगे नहीं, हम इसको याद नहीं रखेंगे, हम बेसिक से जाएंगे। लेट अस डिफाइन एन इवेंट ई। एक इवेंट ई क्या है, इवेंट ई का मतलब है अ टेलीविजन चोजन रैंडमली इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो हम लोग अगर टेलीविजन को चेक करें और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकलता है तो इसको हम लोग इवेंट ई से डिफाइन कर लेते हैं, और प्लांट वन और प्लांट टू को ऐसे सिंबल्स से बना देते हैं कि इस सिंबल का मतलब है, इस इवेंट का मतलब है प्लांट वन ने मैन्युफैक्चर किया होगा, और इसका मतलब है प्लांट टू ने मैन्युफैक्चर किया होगा। हमें क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज दैट सेकेंड प्लांट हैज मैन्युफैक्चर्ड द टेलीविजन गिवन दैट इवेंट ई हैज अकर्ड। तो इवेंट ई हैज अकर्ड का मतलब टेलीविजन चोजन रैंडमली इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब ये अगर आप लिखना सीख गए तो बस फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, और नीचे वाले को एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखना सिखाता है। अब जो ये हमने लिखा है स्टेटमेंट, इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाला जाता है यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की मदद से हम लोग इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है वो दो तरीके से निकाली जाती है, या दो तरीके से ये इवेंट अकर कर सकता है। पहला इवेंट है प्लांट वन के साथ, तो इस तरीके से लिखेंगे हम, और सेकंड है प्लांट टू के साथ। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर एक्चुअली इन दो तरीके से सॉल्व होगा कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का टेलीविजन है वो प्लांट वन के साथ मैन्युफैक्चर किया जा सकता है या प्लांट टू के साथ। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू, जिसको हम लोग बेस थ्योरम में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमरेटर में हो जाएगी 9/10 इंटू 3/10। अब ये 9/10 इंटू 3/10 क्या है, पहले तो हमने 3/10 प्रोबेबिलिटी से प्लांट टू को सिलेक्ट किया। 3/10 का मतलब 30% से हम लोग प्लांट टू सिलेक्ट कर रहे हैं, और एक बार प्लांट टू सिलेक्ट हो चुका है उसमें जो 90% टेलीविजन हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। 3/10 से प्लांट टू सिलेक्ट हो रहा है, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं दिस 3/10 इज प्लांट टू सिलेक्शन, और उसके बाद उसमें 9/10 एक्यूरेसी से स्टैंडर्ड टेलीविजन। और डिनोमिनेटर में भी सेम, 7/10 से प्लांट वन को चूज़ किया, और 7/10 से प्लांट वन को चूज़ किया, उसमें 70% जो है सॉरी उसमें जो 80% है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के। तो 80% मीन्स 8/10। तो ये 8/10 से हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्वालिटी का टेलीविजन सेलेक्ट किया। और सिमिलरली ये तो हम लोग न्यूमरेटर में ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेस थ्योरम। सो फाइनल आंसर 27/83 रहेगा इस क्वेश्चन का। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग बेस थ्योरम पे, सो आपको इसका कॉन्सेप्ट का आइडिया लगेगा। सपोज वी हैव 10 कॉइन्स सच दैट इफ द ith कॉइन इज फ्लिप्ड हेड्स विल अपीयर विद प्रोबेबिलिटी i/10। तो यहाँ पे समझिए हमारे पास 10 ऑप्शन है। C1 कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, C2 कॉइन जो है उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/10, C3 कॉइन जो है उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, एंड सो ऑन। 10th कॉइन जो है वो शोले वाला कॉइन है, हमेशा हेड ही आता है। 10/10 मतलब 1 प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा हेड आएगा। ओके, सो ये 10 ऑप्शंस हैं अपने पास। व्हेन वन ऑफ द कॉइन इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड फ्लिप्ड इट शोज अप हेड। तो एक इवेंट अकर कर गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो 5th कॉइन से हेड आया होगा। तो आप समझ सकते हैं बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फील आ रहा है। अपने पास 10 ऑप्शंस थे हेड निकालने के, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5th कॉइन ने हेड निकाला होगा, गिवन दैट हेड आ चुका है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th कॉइन वाज चोजन गिवन दैट हेड हैज अकर्ड। तो ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, और इसको हम लोग बेस थ्योरम बिना रटे सीधे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन से ऐसे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर होगा ये सॉल्व होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की मदद से। तो कैसे होगा ये C1 इंटरसेक्शन H, फिर C2 इंटरसेक्शन H, इस तरीके से C3 इंटरसेक्शन H एंड सो ऑन। इस 10 तरीके से हम डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या 10 कॉम्बिनेशंस रहेंगे 10 लोगों के। सो द फाइनल सोल्यूशन विल बी समथिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये आप लिखना सीखो बस, नंबर्स आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो
क्योंकि हम लोग कॉइन रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 कॉइन्स हैं, किसी भी एक कॉइन को रैंडमली सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। तो ये जो सारे 1/10 लिखे हैं, ये एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉइन को सिलेक्ट किया है 1/10 से। और एक बार ये इवेंट हो चुका है, वंस वी हैव सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर कॉइन, उस कॉइन पे हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि कौन सा कॉइन सेलेक्ट किया है। जैसे न्यूमरेटर में हम लोग 5th कॉइन खेल रहे हैं, तो 5/10 से हेड आएगा। डिनोमिनेटर में हम एक एक करके 10 केसेस एनालाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉइन 1/10 से आएगा, सेकंड कॉइन 2/10 से हेड आएगा, थर्ड कॉइन 3/10 से हेड आएगा, 10th कॉइन 10/10 से हेड आएगा। सो इस तरीके से अपना फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/11।